हेलो एंड वेलकम टू कमल क्लासेस। आज हम लोग डायहेड्रल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप और उसके सब ग्रुप लैटिस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट हम लोग ग्रुप ऑफ क्वार्टेनियन के बारे में पढ़े थे, यानी Q8। उसका जो ऑर्डर था वो 8 था। तो 8 ऑर्डर का 2 नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरे को डिस्कस करेंगे। पर हम लोग उसको डिस्कस करने से पहले डायहेड्रल ग्रुप के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग डायहेड्रल ग्रुप के नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैसे निकालेंगे उसका एक फार्मूला डिस्कस करेंगे। डायहेड्रल ग्रुप के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में D4 और उसका जो सब ग्रुप लैटिस है वो डिस्कस करेंगे और उसको कैसे याद रखें वो भी हम बहुत अच्छा से एक ट्रिक बताएंगे कि उसको याद कैसे रखें, क्योंकि वो जो सब ग्रुप लैटिस है वो बहुत देखने में बहुत हार्ड लगता है। उसको कैसे इजीली रिमेंबर करें ये भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे। सो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विच इंक्लूड्स रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। जो भी हम एनगॉन ले लें, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन ले लें और उसके रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जितनी भी सिमेट्रीज हमारी बनेगी वो सारे के सारे एक ग्रुप फॉर्म करेगा, जिसको डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे नोटेशंस को लेके थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बुक में जब हम लोग एनगॉन ले रहे हैं तो हम लोग उससे बनने वाले डायहेड्रल ग्रुप को DN से डिनोट करते हैं बहुत सारे टेक्स्ट बुक में। वहीं कई सारे, क्योंकि जब हम एनगॉन लेते हैं और उसका जो डायहेड्रल ग्रुप बनाते हैं तो उसमें 2n एलिमेंट्स होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कई सारे टेक्स्ट बुक में हम लोग जैसे एनगॉन लिया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायहेड्रल ग्रुप होता है उसको D2n से डिनोट करते हैं, जहाँ की ये जो है उस ग्रुप का ऑर्डर डिनोट करता है। और यहाँ पे ये नोटेशन जो है इसमें क्या डिनोट करता है कि ये जो सिमेट्री है, ये जो ग्रुप बना है जिस पॉलीगन के सिमेट्री से बना है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, वो n साइड्स है। ओके, तो ये दो नोटेशन है अलग अलग और दोनों एक ही चीज़ है, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो प्लीज़ आप जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो देख लें कि जिस भी टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन है या जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो उसमें पहले पूछे गए जो क्वेश्चन है वो किस नोटेशन को डिनोट कर रहे हैं। कई बार ये लिखा भी होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, अभी हमने बता दिया। एक और ग्रुप होता है जो सिर्फ वो भी ग्रुप ऑफ सिमेट्री है, पर वो सिर्फ रोटेशन से ऑब्टेन किया हुआ सिमेट्री से एक ग्रुप बनता है, जिसको हम लोग रोटेशन ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ रोटेशंस ऑफ एन पॉलीगन। तो वो डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट है। इसमें हमारा 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ग्रुप, एक रिफ्लेक्शन से एक रोटेशन से। चलिए एक जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ जितने भी तरीके के नोटेशंस पॉसिबल हो पाएंगे वो सभी के सभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप किसी भी नोटेशन को देख लीजिए जैसा भी आपके बुक में दिया हुआ हो। मैं सभी एक बार यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर रही हूँ। तो जैसे हमने कि स्क्वायर लिया, तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो हम कितने डिग्री से इसको रोटेट करें कि हमें फिर से वही सेम स्क्वायर मिल जाए, तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यदि हम एनगॉन ले रहे हैं तो उसके लिए उस केस में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 2π/n हो जाएगा वो एंगल। ओके, तो यहाँ पे भी आप ये फॉर्मूला लगा के देख लीजिए तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। जब हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें फिर से स्क्वायर मिलेगा, एक सिमेट्री मिलेगी। 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर से स्क्वायर मिलेगा, तो ये भी एक सिमेट्री मिला। और यदि हम 270 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर से हमें एक स्क्वायर मिलेगा। यदि हम 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो हमें फिर से वापस सेम एलिमेंट मिल जाएगा जहाँ से हम चले थे। ये एक एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम इसको फ्लिप कर दें स्क्वायर को तो हमें एक सिमेट्री मिलेगी। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप करें तो हमें एक सिमेट्री मिलेगी। यदि डायगोनल के अलॉन्ग हम स्क्वायर को फ्लिप करें तो हमें एक सिमेट्री मिलेगी। और एंटी डायगोनल के अलॉन्ग हम यदि फ्लिप करें तो हमें फिर से एक सिमेट्री मिल रही है। तो अब जिस रोटेशन से और जिस रिफ्लेक्शन से
हमें सिमेट्री मिला है उसको एक जगह हम लिख लेंगे। तो ये टोटल एलिमेंट्स जो हो गए वो हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट है जो स्क्वायर है, आइडेंटिटी हम लोग उसको ले रहे हैं। उसके बाद R90 डिनोट कर रहा है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है। R180 यानी कि हम फिर से सिमेट्री, यदि हम किसी स्क्वायर को ले 180 डिग्री से उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हमें सेम स्क्वायर मिलेगा। तो इसको, इस एलिमेंट को हम लोग ने R180, उसी तरह से R270, और ये जो हमने सारे स्क्वायर को फ्लिप किया है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और एंटी डायगोनल एक्सिस के अलावा, उसकी करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है। इसका जो कैले टेबल है वो आप किसी भी बुक में देख लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो मैं यहाँ डिस्कस करने नहीं जा रही हूँ। उसके बिना ही हम पूरे ग्रुप को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, ये इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये नोटेशन इस तरह से ई और जनरली आर और एफ के टर्म में लिखा रहता है, कई बार ए और एक्स के टर्म्स में भी लिखा रहता है। तो आप देख के वहाँ समझ जाएंगे, जब आप एक बार इस ग्रुप को समझ जाएंगे कौन सा नोटेशन कब यूज़ हो रहा है। तो आर या स्टैंड कर रहा है रोटेशन को, यानी कि इस केस में जैसे हम स्क्वायर की बात कर लें तो आर डिनोट कर रहा है 90 डिग्री से। हम एक बार जब रोटेट कर रहे हैं ना तो उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि 2 बार 90 डिग्री से रोटेट करना। आर क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 बार 90 डिग्री से रोटेट करना। और ये है रोटेशन करके रिफ्लेक्ट करना, ये 2 बार रोटेशन करके रिफ्लेक्ट करना, और ये 3 बार रोटेशन करके रिफ्लेक्ट करना। ये चारों एलिमेंट्स जो हैं इस तरीके से जनरेट हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी ग्रुप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम परमिटेशंस के टर्म में इसी सेम ग्रुप को लिखते हैं। यहाँ मैंने सब कुछ पहले से ही लिख लिया है तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स को हमने नोट कर लिया है, 1 2 3 4 नाम दे दिया। अब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आएगा कि कैसे रोटेट हो रहा है, क्योंकि हमने वर्टेक्स को अलग अलग नाम दे दिया। तो जब रोटेट होगा तो पता चलेगा कौन सा वर्टेक्स कहाँ गया। ओके, तो देखिए जब हम रोटेट करेंगे तो 1 हमारा मैप हो रहा है 4 पे, और 2 हमारा मैप हो जाएगा 1 पे, 4 हमारा मैप हो जाएगा 3 पे, और 3 हमारा हो जाएगा 2 पे मैप। तो इसको हम परमिटेशन में कैसे लिखेंगे? 1 इज़ मैप टू 4, 2 इज़ मैप टू 1, 3 इज़ मैप टू 2 एंड 4 इज़ मैप टू 3। और इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप 180 डिग्री से रोटेट करिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग लिखिए कि 1 वाला वर्टेक्स कहाँ मैप हुआ है। 1 वाला वर्टेक्स मैप हुआ है 3 पे, तो 1 इज़ मैप टू 3, 2 इज़ मैप टू 4, 3 इज़ मैप टू 1 एंड 4 इज़ मैप टू 2। और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स के लिए भी परमिटेशन आप लिख सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप एक बार इसको ज़रूर करके देखिए, आप खुद से एक बार करके देखिए कि आपसे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो टोटल इसमें 8 एलिमेंट्स हो गए, और परमिटेशन के टर्म्स में ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। चाहे जैसे भी रिप्रेजेंट किया जाए, एलिमेंट्स हमारा जो ग्रुप है वो सेम है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। चलिए, ये एक जनरल नोटेशन है। यहाँ पे एन गॉन की सिमेट्री का ये ग्रुप बन रहा है। इसमें टोटल एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो 2n मिलेंगे हमें, ठीक है। और इसको डिनोट कर रहे हैं r, x से, वेयर r टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 एंड f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। f स्क्वायर क्या है? यानी हम 2 बार ऑब्जेक्ट को फ्लिप करेंगे। पहले एक बार फ्लिप किया किसी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, फिर दोबारा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो सेम एलिमेंट मिल जाएगा। इसीलिए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, और आर टू द पावर एन इज इक्वल्स टू आर टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एन गॉन यदि हम लेते हैं तो एन गॉन को यदि हम एन टाइम्स रोटेट करेंगे थीटा से तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और यहाँ थीटा क्या होगा? हमारा हो जाएगा 2π/n। ओके, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एफ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यदि हम एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप करेंगे और फिर यदि हम रोटेट करेंगे तो हमें वो फाइनली क्या मिलेगा? एक रिफ्लेक्शन मिलने वाला है, वो एक रोटेशन नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। पहले हमने इसको क्या किया? फ्लिप कर दिया। मान लीजिए ये डायगोनल वाले एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमें मिल गया ये इधर 4 चला गया, इधर 2 चला गया, और सॉरी, और ये हमारा एज इट इज़ रह गया। अब हम इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से, तो हमें मिल जाएगा 1 4 3 और 1 4 3 एंड 2। हाँ, आप देख लीजिए कि आप कैसे भी 1 2 3 4 को रोटेट करके
यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये फाइनली एक रिफ्लेक्शन है ना। ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन है आप वो भी बता सकते हैं देख करके। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। आप देखिए हमारा ये जो फाइनल जो एलिमेंट आया ये देखिए 1 2 3 4 से हमने एक बार क्या किया है, हमने एक बार फ्लिप किया और एक बार रोटेट किया तो हमें फाइनली ये मिल गया है 1 4 3 2। और ध्यान से देखिए ये हमें एक हॉरिजेंटल एक्सिस पे यदि हम यहाँ मिरर रख दें या हम कह सकते हैं इसको फ्लिप कर दे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है हमें। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन इज रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, है ना। बिल्कुल जैसे -1 × 1 इज इक्वल टू करते तो -1 आता है ना, ठीक उसी तरह की चीज़ें यहाँ भी है। तो आप मान लीजिए कि जैसे रिफ्लेक्शन है वो -1 है ना, तो रिफ्लेक्शन इनटू रोटेशन हमेशा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा। चाहे RF करे या FR करे वो हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। और रिफ्लेक्शन जो भी रिफ्लेक्शन है उसको 2 टाइम्स हम रिपीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ आइडेंटिटी को 1 से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि FR² = 1। मैं किसी चीज़ का रिगरस प्रूफ नहीं दे रही हूँ पर आपको एक इंट्यूशन दे रही हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें बनी हैं। ओके, तो यहाँ देखिए FR का होल स्क्वायर = 1। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FR = 1। ओके, अब दोनों साइड से आप R इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिल गया F = R इनवर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। आप तुरंत यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं, बस आपको समझ के रखना है कि चीज़ें क्या है। ओके, यहाँ से एक और रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देती हूँ। देखिए हमें मिला है F = R इनवर्स। अभी दोनों तरफ आप क्या करिए, F इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा FR = R इनवर्स F इनवर्स। अभी हम जानते थे कि F² = 1 है, यानी F इनवर्स क्या हो गया, हमारा F है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं FR = R इनवर्स F। तो जब भी रोटेशन और रिफ्लेक्शन को हम लोग को पलटना होगा, ऐसे आगे पीछे करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने कुछ रिमार्क लिखा है। रोटेशन फॉलोड बाय रोटेशन इज अ रोटेशन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज रोटेशन। ओके, ये आपको समझ में आ गया। आप इस चीज़ों को याद रखने के लिए ना, रोटेशन को आप 1 समझिए और रिफ्लेक्शन को -1 समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तब देख लीजिए 1 × 1 हमें क्या मिल गया, 1 1 × -1 = -1 -1 × 1 = -1 एंड -1 × -1 = 1। थोड़ी देर के लिए रोटेशन को 1 समझिए और रिफ्लेक्शन को -1। आपके ये चारों चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब ये एक क्वेश्चन है, R1 R2 F1 R3 F2 F3 R3 इज रोटेशन और अ रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन है। ओके, तो देख लीजिए अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। अभी आप फिर से यहाँ वही काम कर सकते हैं। आप क्या करिए, हर रोटेशन के लिए ना 1 असाइन कर दीजिए। ओके, और हर रिफ्लेक्शन के लिए -1 असाइन कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। एक बहुत शॉर्टकट हो गया हमारे लिए अब। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्शन मिल रहा है -1। देखिए 3 बार -1 मल्टीप्लाई हुआ है। आप ऐसे भी देख सकते हैं ये सारे लॉजिक को लगा करके, पर ये बहुत आसान उपाय है जिससे कि हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होने वाला है। ओके, ये आप सारे रोटेशंस को ना नेग्लेक्ट कर दीजिए और सिर्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान दीजिए। 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ है ना, 2 रिफ्लेक्शन रोटेशन हो जाएगा।
ओके, जैसे भी आपको ठीक लगे। चलिए यहाँ पे एक रिमार्क है, कोई भी हम डाइहेड्रल ग्रुप ले लें जिसका ऑर्डर जो है वो 3 से लेस है, वो सभी के सभी अबेलियन है। यहाँ पे रिमार्क में मैंने लिखा हुआ भी है कि D1 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 एंड D2 इज आइसोमॉर्फिक टू K4। K4 क्या था हमारा? K4 अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ही दिन पहले, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने इसको अपलोड किया है। तो K4 इज नथिंग बट Z2 क्रॉस Z2। ओके, तो ये सारा चीज़ जो है आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे कई जगह लिखा रहता है कि दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn क्रॉस Zm, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका, और किसी भी ऑर्डर का हमें पता, कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए ग्रुप का, तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ हमें क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर मिलेगा। सिर्फ नॉन अबेलियन ग्रुप्स को हम लोग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी अबेलियन ग्रुप्स के लिए ये थ्योरम ही काफ़ी है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कोई वीडियो देख लीजिए। आने वाले समय में मैं इसका एक वीडियो भी बना के अपलोड करूँगी। ओके, तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। ये इसका प्रूफ मैं आप लोगों पे छोड़ दे रही हूँ, बहुत ईजी है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था ना कि आर एफ इज इक्वल्स टू आर इनवर्स एफ, आप ये रिलेशन देख रहे होंगे, सॉरी एफ आर इनवर्स, आप ये रिलेशन देख रहे होंगे, है ना। और आर इनवर्स हमेशा आर के बराबर होता नहीं है हर केस में, ठीक है, इसलिए ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। डीएन जो है वो एक सब ग्रुप भी है परमिटेशन ग्रुप का। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ डीएन क्या होगा। सेंटर मतलब होता क्या है? ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं कि यदि हमें पता करना हो कि सेंटर क्या होता है। बहुत आसान फार्मूला है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जस्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से उसी का सहारा लेंगे और उससे दिखाएंगे कि सेंटर हम कैसे निकाल सकते हैं। हम ये रिलेशन अभी जस्ट प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि आर एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 जब देख करके हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ऐसा होगा। ओके, ये भी अभी जस्ट डिस्कस किया है। ओके, तो यदि हमारा आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर हो जाए तो क्या होगा? यदि कभी किसी एलिमेंट के लिए फॉर सम आर, यदि हमारा आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर हो जाए तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब कि हर एक रिफ्लेक्शन के साथ ये जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? कम्यूट करेगा। और जो रोटेशंस है उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि किसी भी रोटेशंस के साथ कोई भी रोटेशन कम्यूट करता है। प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो है ये रिफ्लेक्शन। ओके, तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि हम ऐसा एलिमेंट, जो ऐसा रोटेशन जिसका इन्वर्स खुद वही एलिमेंट हो जाए, उस केस में हमारा जो है वो एबेलियन का जो प्रॉपर्टी है ना, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ वो कम्यूट करेगा। तो बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कब होगा, ऐसा होगा कब, ठीक है। तो ऐसा हमेशा हर किसी पॉलीगन के साथ नहीं होगा। देखिए, एक एलिमेंट तो हमारा कन्फर्म है जो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी है और वो एक रोटेशन में भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक हमें पता है, तो आइडेंटिटी तो ट्रिवियल चीज़ हो गई। इसके अलावा कौन सा आर होगा? तो जब आर हमारा ऑड होगा तो तब हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, तब हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलने जा रहा है ना, जिसका कि इन्वर्स, ऐसा कोई रोटेशन नहीं मिलने जा रहा आर सच दैट आर इन्वर्स इज इक्वल्स टू आर। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा, ये एक ऐसा रोटेशन है, आर आई कर देते हैं, ऐसा रोटेशन है जिसको हम 2 बार करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। तो ये हमारा जो है ना 2 बार, मतलब ऐसा रोटेशन जिसको 2 टाइम्स हम परफॉर्म करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ये हमें कब मिलेगा? जब ग्रुप एन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इवन होगा, है ना। जैसे हमें भी स्क्वायर में भी हमने इसको एक बार रोटेट किया, 1 2 3 4,
तो हमें क्या मिल गया 1 2, ये वाला एलिमेंट मिला। फिर से एक बार किया तो हमें क्या एलिमेंट मिला 1 2 3 4। अब देखिए ये हमने टोटल 180 डिग्री का रोटेशन दिया है। यदि फिर से 180 डिग्री का रोटेशन देंगे तो हमें सेम ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब कि इस केस में जैसे D4 के केस में ये वो एलिमेंट है जो खुद का इन्वर्स है ना। तो यहाँ पे इसको समराइज़ किया रिजल्ट। मैं रिगरस प्रूफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो ग्रुप सेंटर ऑफ ग्रुप में यदि n हमारा ऑड है तो हमेशा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ओके। और यदि हमारा n इवन है तो हमारा जो आइडेंटिटी है इसके अलावा एक और एलिमेंट मिलेगा Rn/2, और ये दो एलिमेंट हमारे सेंटर में होंगे, यानी सेंटर जो होगा हमारा नॉन ट्रिवियल होगा इस केस में। इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक थ्योरम है, इसके रिजल्ट से आपको कोई भी डीएन चाहे दिया हो आप उसका नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ओके। इसके लिए दो फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया है। एक बार चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n इज़ डिनोटेड बाय टाउ n एंड सम ऑफ डिवाइज़र ऑफ n इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा n। यानी जो भी डिवाइजर्स होंगे उनका हम सम जो है वो सिग्मा n से डिनोट करेंगे। यहाँ पे 1 और n, जैसे n ले रहे हैं तो उसका जो डिवाइज़र है उसमें 1 और n भी काउंट करेंगे, ओके ना। तो ये थ्योरम ये है कि वो ये थ्योरम अप्लाई कब होगा, जब हमारा n जो है वो ग्रेटर एन इक्वल्स टू 3 होगा। देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ dn इज टाउ n प्लस सिग्मा n, ओके। ये फॉर्मूला है। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम D4 के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा। इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएगा, हम इसका डिवाइज़र निकालें। इसका डिवाइज़र क्या हो जाएगा 1 2 और 4, तो टोटल 3 डिवाइज़र हैं। तो टाउ n हमारा जो हो गया इस केस में वो 3 हो गया। और सिग्मा n कैसे निकालेंगे, इन सबको सम कर देंगे, हो गया टोटल 7। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, टाउ 4 और यहाँ पे मुझे 4 लिखना चाहिए और सिग्मा 4 को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमें मिल गया 10। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हमें क्या मिलेंगे 10। इस तरह से आप किसी भी डीएन का निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा। चलिए अब ये देखिए, ये है सब ग्रुप लैटिस ऑफ D4। जितने भी सब ग्रुप्स हैं, जो भी नेचर है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ये देखने में बहुत भयानक लग रहा है, पर हम अभी इसको समझाएंगे कि कैसे इसको इजीली याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, इसके बेसिकली आप बस इतनी दूर तक याद रखें। ये भी आपको बहुत याद नहीं रखना है, आप समझ जाएंगे कैसे ग्रुप बन रहा है। बाकी का लैटिस अपने आप याद रहने वाला है। ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप कैसे डिनोट कर रहे हैं, ई आर आर स्क्वायर आर क्यूब आर एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ, ठीक है। ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब कोई भी आप देख रहे हैं कि कोई भी हम इसका फाइनाइट सेट लें और दिखा दें कि वो क्लोज्ड है, तो वो इसका सब ग्रुप बन जाएगा, है ना। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट से हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लॉ ही तो दिखाना होता है कि जो भी हम कोई भी एक इसका सबसेट उठाएं और यदि वो क्लोजर लॉ उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्लोज्ड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रोटेशन लेते हैं। ये वैसे तो खुद ही एक ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं। यदि हम ये स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका जो रोटेट करने से जो सिमेट्री बन रही है वो एक साइक्लिक सब ग्रुप बनता है हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, क्लोज्ड है ना। तो कोई भी आप डीएन ले लीजिए, उसका एक सब ग्रुप तो बनेगा ही। जैसे हम एक डीएन ले रहे हैं ना, तो टोटल जो रोटेशन से जो उसके ग्रुप बनेंगे, सब ग्रुप बनेगा, वो एक एन ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप उसका बनेगा ही। तो ये तो आप याद ही रख लीजिए कि कोई भी हम डायहेड्रल ग्रुप लेंगे उसमें एक एन ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा, और वो जितने भी रोटेशन वाले एलिमेंट है स्टार्टिंग वाले, इनसे बनेगा, ओके। तो ये सब ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ये हमें क्या मिल रहा है, इसके 2 एलिमेंट्स और हैं। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, एक मिनट, आर स्क्वायर और आर क्यूब। अब इन दोनों के साथ देखिए,
यहाँ पे क्या एलिमेंट है, ई आया हमारा, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर हमने ले लिया, ई ले लिया और आर स्क्वायर ले लिया, ओके। और एफ लिया, अभी क्लोज करने के लिए, अभी इतना लेंगे तो हमें ये क्लोज नहीं होगा ना, तो हमें क्या लेना होगा, आर स्क्वायर एफ लेना होगा। तो ये एक सब ग्रुप बन रहा है हमारा। उसी तरीके से ये एक मेरा सब ग्रुप बन रहा है। तो ये 3 सब ग्रुप आपको याद रहने चाहिए, ओके। अभी ध्यान से देखिए, ये जो सब ग्रुप अभी मैंने बताया ये क्या है, हमारा साइक्लिक सब ग्रुप है, यानी Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। हमारे पास एक थ्योरम है कि कोई भी एन ऑर्डर का ग्रुप ले लें हम, कोई भी, तो यदि वो साइक्लिक है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होता है ना। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z4 के। बहुत सिंपल है, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है। आप देख लीजिए, कोई भी सारे एलिमेंट के साथ आप टेस्ट कर लीजिए, किसी भी एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये एक साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है। और ना ही ये भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है और ये भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। ऑर्डर क्या है इस सब ग्रुप का, ऑर्डर है 4। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं साफ कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा लिखती है मैंने। इसका भी ऑर्डर हो गया हमारा 4। 4 ऑर्डर का ग्रुप 2 ही टाइप का पॉसिबल है। पहला Z4, और यदि Z4 नहीं हो सकता, यानी साइक्लिक नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी हो गई वो हो गई Z2 क्रॉस Z2 की, ओके। तो ये जो हमारा सब ग्रुप है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, वो आइसोमॉर्फिक हो गया Z2 क्रॉस Z2 के, यानी केलन 4 ग्रुप। और ये भी उसी तरीके से ये भी आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है और ये भी साइक्लिक नहीं है। और 4 ऑर्डर का सिर्फ 2 टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अप टू आइसोमॉर्फिज्म करने का मतलब ये है कि मतलब बाकी और जो भी ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। हम अप टू आइसोमॉर्फिज्म हम लोग भी देखते हैं ग्रुप थ्योरी में कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास कितना ग्रुप है, क्योंकि बाकी सारे यदि 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उन सबकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। वो एक तरह से सेम ग्रुप है, बस उसका फेस डिफरेंट है, ओके। तो ये आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के और ये भी आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के। और जस्ट इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सब ग्रुप लैटिस ऑफ Z2 क्रॉस Z2 किया था, और वो क्या था या मैं नीचे बता रही हूँ। देखिए Z2 क्रॉस Z2 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, E, A, B और C। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E Z2 क्रॉस Z2 करेंगे तो हमें ये एलिमेंट आएंगे ना, एक्सक्यूज मी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आइडेंटिटी हमारा 0 0 है। ये 4 एलिमेंट आएंगे Z2 क्रॉस Z2 करेंगे तो, ठीक है। तो इसका सब ग्रुप लैटिस एक बार मैं, जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे फिर से बना दे रही हूँ। इसका बहुत आसान है सब ग्रुप लैटिस याद रखना। एक आइडेंटिटी उठाइए, दूसरा एलिमेंट उठाइए, उसके बाद देखिए ये इसके आइडेंटिटी के अलावा 3 एलिमेंट है। आप आइडेंटिटी करके एक एक करके आप सारे एलिमेंट्स ले लीजिए और नीचे हमें मिल जाएगा ई। ये है सब ग्रुप लैटिस इसका, ओके। क्योंकि इन सब का ऑर्डर देखिए, ये इसका भी ऑर्डर 2 है। आप यहाँ पे ऑपरेशन हमारा है मॉडुलो 2 है, तो आप इसको 2 टाइम्स जब ऑपरेट करेंगे, सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0,2, वो 0 0 हो जाएगा। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, ओके। तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 सब ग्रुप मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग वापस इस ग्रुप पे आ जाते हैं। तो अभी हम फिर से एक बार बताते हैं। देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, ये हमारा पूरा ग्रुप है। जो डिस्कशन अभी तक किया है वो फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। ये हमारा होल ग्रुप है, ओके। अभी आपको ये 3 ग्रुप सिर्फ याद रखने हैं, ये 3, उसमें से भी ये वाला नहीं, क्योंकि हम कोई भी डीएन के लिए जो भी रोटेशंस होंगे वो सभी एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, है ना। साइक्लिक ग्रुप आप देख लीजिए, ये आर से जनरेट हो रहा है। और
ये दो आप बस याद रखिए, ये जो हमारा सब ग्रुप बन रहा है, चूँकि ये साइक्लिक नहीं है इसलिए Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, और ये भी साइक्लिक नहीं है, ये भी Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, यानी केलन 4 ग्रुप। केलन 4 ग्रुप का स्ट्रक्चर अभी दिखा दिया आपको। इसको 3 सब ग्रुप है ना, इसका सब ग्रुप लैटिस ऐसा है। तो अब इसका सब ग्रुप लैटिस भी वैसा ही होगा, यानी इसके 3 सब ग्रुप होंगे। तो यहाँ देखिए इसके 3 सब ग्रुप हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ओके, और ये वाला भी जो हमारा सब ग्रुप है ये भी Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक है। इसको मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे दिखाती हूँ। ये भी हमारा Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक है, तो इसका भी 3 सब ग्रुप होगा, 1, 2 और 3। ओके, ये जो है वो दोनों का सब ग्रुप है, ये कॉमन एलिमेंट है। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4। तो इसका जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा वो कौन कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है, वो ये हमारा एग्जिस्ट करेगा E और R स्क्वायर, है ना। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर भी है ना, और क्लोज भी है ना। तो ये हमारा एक, इसका भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, है ना। और नीचे हमारा सबसे छोटा जो ट्रिवियल सब ग्रुप है वो है। इसके टोटल मैक्सिमल सब ग्रुप कितने हो गए? मैक्सिमल सब ग्रुप मिल गया हमें 3, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ओके, अब हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात कर ले। तो आपको एक थ्योरम पता है कि जो जिस भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये हमारा सब ग्रुप कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। किसी भी ग्रुप का सेंटर हमेशा नॉर्मल होता है, क्योंकि उसका लेफ़्ट और राइट को सेट आप बनाएंगे तो उसके साथ कम्यूट करेगा, तो वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। तो ये भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप को हमें एक बार ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल सब ग्रुप से हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप से हम लोग नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी निकालने में बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि वहाँ से हम लोग कर्नल निकाल सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप से। ओके, सो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी पार्ट में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।